वेलकम टू सोचकास्ट एमजीएम। आई विल कॉल यू एमजीएम। मृत्युंजय गुहा मजुमदार जी, बुक पढ़ रही थी मैं आपकी अभी कुछ दिनों पहले, और ये जो आपने बैक टू बैक एक खतरनाक सीरीज में बुक लिख दी है। पहली आपकी किताब देखी शिवा टू श्रोडिंगर, दूसरी लॉजिक ऑफ ईश, और तीसरी द यूनिवर्स इज प्रैंकिंग। यहाँ आके तो आपने मतलब एकदम तो लेकिन ये जो तीनों एक सीरीज देखी हमने, और जो आपने जहाँ से शुरू किया शिवा श्रोडिंगर, दोनों नाम को एक साथ जी बगल अगल रख के देखना ना थोड़ा आम बुद्धि के लिए मुश्किल हो जाता है। सो हाउ यू केम हियर कि लेट्स डू दिस? ऐसा है कि 20वीं शताब्दी में ऐसे बहुत सारी पहलुएं थी जो हमने जब ब्रह्मांड को देखा, जब हमने दुनिया को देखा, तो ऐसे चीजें थी जो पहले हमें लगता था कि दुनिया एक प्रकार की है। मतलब वहां पे जैसे अगर कोई चीज है, उसके जो पहलुएं हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो एक तरीके से परिभाषित है, वो एक तरीके से वहां पे रहती है, रिगार्डलेस ऑफ हम उसको देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स की जब बात आती है, तब वहां पे जो देख रहा है या जो उसको समझ रहा है या उसको ऑब्जर्व कर रहा है, बेसिकली उसका जो एजेंसी है, उसका रहना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है उसके यथार्थ के लिए। जो अब चीज देख रहे हैं जिसको, उसके यथार्थ के लिए वो भी बहुत जरूरी है, और उसी से परिभाषित होता है, वो जो ऑब्जर्वेशन है उससे परिभाषित ये चीज होता है। इसके अलावा आपके डुअलिटी बोल के एक चीज है, जहाँ पे आप तरंग जो है या कण है, ये दोनों चीज हमें हमेशा लगता था कि अलग अलग है। कण है जो कि आप जैसे डस्ट का पार्टिकल है, राइट, और कुछ कुछ और चीजें, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। और तरंग हम मानते हैं जैसे स्ट्रिंग्स में तरंग है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है। तो अब उन्होंने ऐसी विचित्र बात कह दी कि वहां पे एक द्वैतवाद एक तरीके से है, जहां पे जो तरंग है वो कण भी है, और जो कण है वो तरंग भी है। अब ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो पहलुएं हैं जो निकल के आई, इन्होंने एक तरीके से एक आधुनिक तत्व मीमांसा की बात करी, एक तरीके से मेटाफिजिक्स की बात करी, जहाँ पे जो चीजें थी वो बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिस्टिक थी। वहां पे एक तरीके से अलग अलग चीजें, संभावनाएं जो है, एक तरीके से संभावना की दुनिया, जहाँ पे ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, पोटेंशियल रूप में सब कुछ आने लगा। तो अब ये जो चीज है, जब आप इसके बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न आपके मन में आता है कि ब्रह्मांड असल में है क्या, उसका यथार्थ क्या है। तो जब आप इसकी बात सोचते हैं, तो अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें, तो वहां पे अद्वैत वेदांत की बात होती है। पर हम एक और ऐसी एक परंपरा है जो कि है कश्मीरी शैव दर्शन या त्रिक शैव दर्शन, जिसकी बात हमने की है इस पुस्तक में। वहां पे भी अद्वैत की बात हुई है, पर वहां पे अद्वैत की बात थोड़ी सी अलग तरीके से हुई है, जहां पे शिव जी की बात होती है। परम शिव जो है वो परम तत्व जिसको कहा जाता है, और उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न होता है, वहीं से सब कुछ प्रकट होता है। और कहीं ना कहीं जहाँ से अद्वैत वेदांत में हम बात करते हैं, माया की बात करते हैं, और वहां पे जगत मिथ्या की बात होती है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसकी बात होती है। तो कहीं ना कहीं जब हम त्रिक शैव दर्शन की बात करते हैं, तब वहां पे मिथ्या का जो पहलू है वो इतना आगे नहीं बढ़ते। तो हम कहते हैं कि जगत भी परम शिव का ही एक भाग है, एक अंश है, और उसमें भी सत्य है। That's why it's not illusion, वो it's इल्यूजन divine. नहीं है जी। तो उसमें जब हम क्वांटम फिजिक्स की बात फिर से अगर हम करें, तो मैं आगे पीछे से करता रहूंगा थोड़ा सा, तो उसमें भी हम देखते हैं कि वेव फंक्शन की बात होती है। हम किसी भी चीज को कैसे परिभाषित करते हैं, उसका स्टेट जो है वो हम वेव फंक्शन के रूप में करते हैं, जो कि एक मैथमेटिक्स से आया हुआ एक चीज है। तो उसमें भी दो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है। तो जैसे व्हीलर हो गए या बोम बोल के एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि वेव फंक्शन में असल में एक चीज है, इट इज एक्चुअली अ थिंग, और उसी से जो पूरा स्टेट है वो परिभाषित कर सकते हैं उससे। और आइंस्टाइन जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये असल में कोई चीज है नहीं, ये सिर्फ मैथमेटिक्स है, ये एक तरीके से एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। तो अगर हम बोम का जो सोच है उसको लेते हुए सामने बढ़े, तो हमें ये दिखता है कि कहीं ना कहीं हमने जो परम शिव की बात कही, राइट, जहाँ पे तरंगों की बात होती है, पर्टर्बेशंस, वाइब्रेशंस की बात होती है, और उसके संदर्भ में यथार्थ को परिभाषित किया जाता है, वो चीज हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि इस पुस्तक को ऐसे ना हम सोचे कि वेदों ने क्वांटम फिजिक्स की बात करी है, वो हमें थोड़ा सा उसमें ना सावधानी बरतनी होगी। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं आज के संदर्भ में देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि वेदों की बात डायरेक्टली हम फिजिक्स के साथ या जो भी है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में प्रतिध्वनियां हैं, रेजोनेंसेस, जहाँ पे कहीं ना कहीं तत्व मीमांसा की जब बात करते हैं,
तो प्रोबेबिलिस्टिक एस्पेक्ट, द्वैतवाद की बात हम जब करते हैं, अनसर्टेनिटीज की बात, अनिश्चितता की बात करते हैं, तो वो सब चीजें जो है वो दोनों में हमें मिलती है। तो इसको लेते हुए सामने मैंने इस पुस्तक को लिखा। और मैं ये भी कहूंगा कि ये जो अद्वैत परंपरा है कश्मीर की, हमें इसको सराहना चाहिए, इसको समझना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम 10वीं 11वीं शताब्दी की बात करते हैं, एक्चुअली थोड़ा पहले 9वीं शताब्दी से ही, तो कश्मीर में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, जैसे कि नाट्य शास्त्र, योग वशिष्ठ, फिर हमारे यहाँ पे कश्मीरी शैव दर्शन, ये सभी चीजें जो हैं ये भारतीय ज्ञान परंपरा के परम जो एक तरीके से समिट हम जिसको कहते हैं वहां पे हमें ले जाती है। पर कहीं ना कहीं क्योंकि 12वीं 13वीं शताब्दी से बहुत सारे आक्रमणकारी आए, और कश्मीर में काफी उथल पुथल रहा अभी तक, हाल ही में अभी भी होता है, तो कहीं ना कहीं वो जो तत्व मीमांसा की बात होती है, बौद्धिक जो एक वो है परंपरा है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए, और उसको हमें फिर से आगे लाना चाहिए। तो जैसे मैं थोड़ा सा त्रिक्षाविज्म पढ़ रही थी, तो मैंने देखा कि वहां पे जो डिफाइन किया जा रहा है वो ऐसे किया जा रहा है कि शिव है जी, शिव का एक्सप्रेशन जो है वो एक तरीके से हम सबको वो कह सकते हैं थ्रू शक्ति, जो कि शिव और शक्ति भी अलग नहीं है, वहां उसका एक्सप्रेशन है। और मैं उसको फिर समझ पाती हूँ कि दे आर टॉकिंग अबाउट इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस है, बट ये आम भाषा में आम लोग इस बात को कैसे समझे कि जो एक इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस है, हम उसका एक्सप्रेशन है, कैसे है, और साइंस कैसे समझता है इस बात को? तो इसमें ना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे जो परमत्व की बात होती है, एब्सोल्यूटिज्म, तो एक ऐसा यथार्थ है जो कि बहुत ही इनफाइनाइट, जो बहुत बड़ा है, ये इनफाइनाइट है, उसको हम अपने संदर्भ में कैसे उसको ले आते हैं, अंश के रूप में कैसे उसको परिभाषित करते हैं। तो अद्वैत वेदांत में कहा जाता है कि माया के रूप में, माया जो है वो एक प्रोजेक्शन है, उसमें से प्रोजेक्शन होते हुए ब्रह्मांड का हम सब एक तरीके से अंश है, पर उसमें कहीं ना कहीं ये जो जगत मिथ्या की बात है ये कहीं ना कहीं आती है। एंड हमें थोड़ा सा इसको संभल के समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड में मिथ्या है, वो प्रोजेक्शन में मिथ्या है, वो जगत के संदर्भ में जब हम देखते हैं तब मिथ्या है। और उसी को आगे लेते हुए मैंने जो हाल ही में मेरी पुस्तक छपी है, द यूनिवर्स इज प्रैंकिंग, तो प्रैंक जो है उसमें हास्य की एक तरीके से एक बात हो रही है, और अब एक प्रैंकस्टर की बात कर रहे हैं, तो आप ब्रह्मांड को ही प्रैंकस्टर बना चुके हैं। अब ऐसे मुझे लोगों ने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में प्रैंकस्टर है? तो ब्रह्मांड प्रैंकस्टर तब तक है जब तक आप सिर्फ एम्पिरिकल, जो एक्सपेरिमेंटल, हम जो आसपास की दुनिया जो ब्रह्मांड को जैसे देख रहे हैं उसमें ही अगर सीमित रहते हुए उसमें ही परमत्व को समझने की कोशिश करे, जैसे एक एब्सोल्यूट एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करे, तब वो हमें प्रैंक लगेगा। क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आधुनिक विज्ञान की अगर हम पूरी कहानी जो है, एक तरीके से जो इतिहास रहा है, उसको अगर हम समझे, तो क्लर्क मैक्सवेल जो है 1850s में उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एक ही चीज के अलग अलग पहलू हैं। फिर आते हुए हमें आइंस्टाइन जो है 1905 में उन्होंने बताया कि स्पेस और टाइम ये दोनों अलग अलग नहीं है, वो भी एक ही है। अब आप सोचिए, स्पेस और टाइम है ना, दिख या फिर जो आपके ये जो दिशाएं हैं, दिशाएं और समय, ये दोनों साथ एक ही चीज के पहलू, ये हमें समझना थोड़ा मुश्किल है। फिर उसके बाद हमारी ये बात हुई कि ये जो लॉज ऑफ फिजिक्स है, ये जो नियम है, ये भी परम है या नहीं है, राइट? हम हमेशा कहते हैं E = mc², राइट? न्यूटन के लॉ F = ma। अब ये क्या हमेशा से रहे हैं ऐसे? क्या ये हमेशा रहेंगे ऐसे? या किसी और अगर ब्रह्मांड, मल्टीवर्स की बात होती है आज के, वहां पे भी क्या ये ऐसे ही है? ऐसे ही है। तो ये जो प्रश्न है, इसके बारे में भी अब मानवता ने सोचना शुरू किया है, और यहाँ पे भी पाया है कि कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी बहुत बदलाव उसमें भी आ सकता है या आया भी है। तो हमें ये जानना है कि जो परमत्व का जो हमें एक शौक ही है, मतलब आज के संदर्भ में मैं कहूंगा कि हम ये कहते हैं कि हमें पता है, इसको नहीं पता है, बिल्कुल हम और वो, राइट? ये जो हम एक तरीके से अंतर देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, बाइनरीज की बात करते हैं, तो यही चीज भारतीय ज्ञान परंपरा ने नहीं माना है, इसको नहीं आगे किया है। द्वैत है, जरूर है, पर वो एक तरीके से एम्पिरिकल, जो हमारे आसपास जो दिखता है उस लेवल तक है, पर फंडामेंटल लेवल में वो नहीं है। तो इसी चीज को त्रिकशैव दर्शन में इसकी बात होती है, परम शिव की बात होती है। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एक विचित्र चीज है, इसको कहा जाता है स्पंद। तो
यहाँ पे दो पहलू हैं, एक है प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा है कि रिकॉग्निशन, है ना। तो आप ये समझ जाते हैं कि आपकी जो यथार्थ है, जो मूल यथार्थ है, वो परम शिव के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो उसको हम प्रत्यभिज्ञ स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। तो वहां पे आचार्य अभिनव गुप्त जी हैं, आचार्य क्षेमराज हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा है। फिर उसको आगे अगर हम ले जाएं तो वहां पे फिर आती है बात स्पंद की, जो कि स्पंद कारिका जो एक वो है ग्रंथ है, उसमें उसके बारे में बताया गया है। तो स्पंद क्या है, हम कभी कभी तरंगों की बात करते हैं, पर स्पंद सिर्फ तरंग नहीं है। स्पंद बिल्कुल, स्पंदन सुन के हमें लगता है इट्स अबाउट वाइब्रेशन, वाइब्रेशंस की बात होती है ना। तो वाइब्रेशंस की बात सिर्फ नहीं हो रही है, क्योंकि आपको ये समझना है कि तरंग किस चीज का कहाँ पे बदलाव। ये स्पंद जो है वो परिभाषित होता है चित्त, जो हमारे कॉन्शियसनेस के लेवल है, जो बिल्कुल ही फंडामेंटल लेवल है, शिव जी जहाँ पे स्थित हैं, जिसको हम कह सकते हैं परम शिव जहाँ पे है, वहां पे उस तरंग की बात हो रही है, वहां पे उस पर्टर्बेशन की बात हो रही है। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। तो परम शिव जी की जब बात होती है, वहां पे स्पेस और टाइम है ही नहीं, क्योंकि वो स्पेस टाइम बाद में आते हैं। वहां पे अगर हम वेदांत की भी बात करें तो ब्रह्मन जो फाइनल रियलिटी है, वहां पे स्पेस टाइम वहां पे नहीं है, स्पेस टाइम वहां से उत्पन्न होकर आते हैं। तो कॉजालिटी, स्पेस टाइम, इसकी बात बाद में आती है। तो अगर वहां पे टाइम है ही नहीं, अगर वहां पे समय की परिभाषा है ही नहीं, तो तरंग किस बात की और कैसे परिभाषित हो रही है वो तरंग? बिल्कुल। तरंग, हम हमेशा कहते हैं तरंग माने चेंज इन टाइम, राइट, समय के साथ जो बदलाव आती है। तो अगर वहां पे समय ही नहीं है तो तरंग किस बात की? राइट। तो आचार्य अभिनव गुप्त जी ने इसकी बहुत अच्छी एक परिभाषा दी कि वो ऐसी विचित्र तरंग जिसकी हम एक तरीके से रैशनली उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, राइट। क्योंकि वहां पे जैसे मैंने कहा कि अगर आप लॉजिकली सोचे इस चीज को, तो वह उसकी परिभाषा दी ही नहीं जा सकती है, राइट। सो इट इज दैट मिस्टिकल तो इज अ रॉन्ग वर्ड, मुझे वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, वो मिथ्या के एक तरीके से वो दिखता है उसमें। बट एक विचित्र ऐसी तरंग जो कि समय से भी परे है, राइट, और समय में भी है, क्योंकि वही चीज है जो परम शिव से हमारे, और आपने जैसे प्रश्न किया, हम जो है वही चीज हमारे बीच में एक तरीके से ब्रिज है, राइट। वही ब्रिज करती है, वही उसको एक तरीके से एक्सेस जो है पॉइंट, वही हमें ले आती है यहाँ तक, राइट। और यहाँ पे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानी या एक उदाहरण देना चाहूंगा। तो 1920 के आसपास एक लॉजिकल एक एक्सपेरिमेंट की बात होती है, जिसको कहा जाता है मैरीज रूम पैराडॉक्स, मैरीज पैराडॉक्स। तो उसमें एक ऐसे विचित्र दुनिया में मैरी बोल के एक वैज्ञानिक है, वो वहां पे रहती हैं, जहां पे कोई रंग नहीं है, कोई रंग नहीं है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट मोनोटोन। मुझे लगा मैंने सुना है। जी। तो अब पर उनके पास रंग के विषय में सारी चीजें हैं, तथ्य है, मतलब जैसे रेड लाइट जो है, लाल रंग या हरा रंग या जो भी पीला रंग, उसका वेवलेंथ क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, वो उनको पता है, वो फैक्ट्स उनके पास है। अब प्रश्न ये उठता है कि सपोज उस दुनिया में सडनली लाल रंग कहीं से आ जाए, हाँ, उस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में लाल रंग आए। अब प्रश्न ये है कि मैरी उसको कैसे समझने की कोशिश करिए, उसको कैसे, उसका जो अनुभव होगा वो क्या होगा, राइट, क्योंकि उसे सब कुछ पता है लाल रंग के विषय में, राइट। उसने ये भी पता है कि लाल रंग कहीं ना कहीं किसी ब्रह्मांड में सेब में मिलता है, सेब का रंग लाल है, लाल रंग का फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ये है, उसको पता है। पर लाल रंग उसने अनुभव कैसा होगा, फील कैसा होगा लाल रंग। तो अब प्रश्न ये है, जो मैरीज पैराडॉक्स में कहा गया कि वो अनुभव कैसे हम उसे परिभाषित करेंगे। तो मॉडर्न साइंस के पास उसका उत्तर इजीली नहीं है, क्योंकि आप जो चीज आपके सुपर सेट, हम कहते हैं सुपर सेट, जो सेट पूरा सेट ऑफ अनुभव है, उसके भी परे जो कोई अनुभव आ जाए बीच में, तो उसको आप कैसे समझेंगे, राइट। तो अब प्रश्न ये है कि अब त्रिक शैव दर्शन इसको कैसे समझेगा। तो त्रिक शैव दर्शन में ये है कि कहीं ना कहीं वो जो अनुभव है, नया जो अनुभव है, वो भी परम शिवा के लेवल पे या जो हमारे सूक्ष्म लेवल पे, वो भी उसके अंतर्गत है, राइट। और जब ये नया अनुभव सामने आता है, तो मैरी कहीं ना कहीं उस जो रिपोजिटरी है, जो वो परम शिवा, वहां से वो उसको एक्सट्रैक्ट कर सकती है, वहां से उसे एक्सेस कर सकती है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो रेजोल्यूशन है मैरीज पैराडॉक्स का, मैं कहूंगा कि कश्मीरी शैव दर्शन में कितना सोफिस्टिकेटेड में इस चीज को समझा जा सकता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पंद, बेसिकली। इसीलिए आत्मज्ञान पॉसिबल हो पाता है, आत्मज्ञान पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आत्मज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, ये प्रश्न आता है, राइट। ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मन ही आत्मन है, राइट। यही यहाँ पे भी हम कहेंगे कि परम
शिव हम सभी में है। हम्म, हम सभी में तो क्या, सभी चीजों में हर है, तत्व में, हर हर चीज चीज में में है, है, हर चीज में तो वो। अगर परम शिव हर चीज में ही है हम्म, तो फिर आस वर्सेस देम की बात ही नहीं हो सकती, हम्म, राइट। वो हर जगह में है, हर जगह से अंतर्गत है, बाहर भी है, राइट। तो अगर हम अपने आप को भी समझने की कोशिश करें, अपने आत्मज्ञान को, जैसे श्री आदि गुरु शंकराचार्य ने आत्मबोध के बोध, विषय में बताया है, राइट। सो आत्मबोध भी अगर हम कर दें तो फिर हमें कहीं ना कहीं उस परम शिव के विषय में भी सोचने से नहीं होगा, उसको कहीं ना कहीं अनुभव करना, अनुभव right? करना उसका पड़ेगा। एक्सपीरियंस होना, उसका रियलाइजेशन होना, वो संभव हो पाता है।